से बचने के लिए इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे अपन को ध्यान देना चाहिए, पर बीमार पड़ना भी एक सच है। तो बीमार पड़ने पे अपन को अर्ली ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस और पोस्ट ट्रीटमेंट केयर के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आगे बीमारी होने की शक्यता कम रहेगी, या बीमारी से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना उनकी प्रॉब्लम कम होए। लगभग सभी बीमारियों का प्रमुख कारण हमारी लाइफस्टाइल है। तो प्रिवेंशन के लिए अपन को लाइफस्टाइल को थोड़ा सा फेरबदल करना होगा, लाइफस्टाइल में सुधार लाने की ज़रूरत है और बीमारी की संभावना लाइफस्टाइल सुधारने से कम हो जाएगी। जैसे आजकल की लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मोटापा होना, ओबेसिटी। आजकल ऑलमोस्ट सभी बीमारियों के पीछे एक कारण ओबेसिटी भी है। ओबेसिटी को लेके कई सारी भ्रांतियां भी है। ओबेसिटी कई बीमारियों को जन्म भी देती है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, पैरालिसिस है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर ओबेसिटी की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाती है। ओबेसिटी को लेके कुछ भ्रांतियां हैं कि मैं तो मोटा हूँ इसलिए कि मेरा परिवार में सभी जने मोटे हैं। मेरा मोटापा इसलिए नहीं उतरता कि मेरे को थायराइड की बीमारी है। मेरा मोटापा इसलिए नहीं होता था कि मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा तो मेरे पैर में दर्द हो जाएगा, काम कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें एक्सक्यूज़ हैं। आपको मोटापा कम करना आप कर सकते हैं, स्पीड आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। मैं 5 महीने में कर सकता, आप 6 महीने में कर सकते हैं। मेरे से अच्छा कोई होगा वो 3 महीने में भी कर सकेगा। तो मोटापा कम हो सकता है बशर्ते कि आप मेहनत करें, आप कोशिश करें और दिल से लगा के करें। ओबेसिटी इज नॉट बिकॉज इट रन्स इन द फैमिली। ओबेसिटी परिवार में नहीं चलती है, परिवार वाला कोई दौड़ता नहीं है ना, इसलिए वो परिवार में चलती है। जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के, तो इट इज मॉर्निंग वॉक फॉर योर हेल्थ। अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि मॉर्निंग वॉक करना चालू कर दे बंदे, तो इट इज वार्निंग वॉक। आप इसको वार्निंग समझें और अपने आप को संभालें और कसरत करना चालू कर दें और अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मोटापा कम करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज में, खाने पीने में बहुत जरूरी है। और कसरत करने के लिए आपको इतनी कसरत करनी पड़ेगी, यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे आपका चेंज नहीं होगा। आपके यानी फीचर्स में चेंज नहीं होंगे, आपकी सेहत में कोई चेंज नहीं होगा। यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। इतना चैलेंज करेंगे आप कसरत करते करते पसीने से तरबतर हो जाए। इतनी कसरत नहीं करेंगे तो आपको है ना कि मोटापा में कोई कमी नहीं आएगी। मोटापा कम करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इन फूड हैबिट्स एंड एक्सरसाइज मस्ट। मोटापा कैलोरी इंटेक और कैलोरी बर्न करने में जो असंतुलन है, जो इम्बैलेंस है, उसका नतीजा है। अगर अधिक कैलोरी इंटेक हुआ है, कैलोरी बर्न कम हुआ है, तो आप निश्चय रूप से मोटे होने वाले हैं। एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर एन रिड्यूसिंग वेट। कसरत एक्सरसाइज डज नॉट एड ओनली ईयर्स इन द लाइफ, इट एड्स लाइफ इन द ईयर्स टू। तो एक्सरसाइज करिए और जीवन का आनंद लीजिए। हर एक्सरसाइज अच्छी होती है, कोई भी एक्सरसाइज बुरी नहीं है, पर जो एक्सरसाइज आपको आत्मिक संतुष्टि दे, आपको आनंद दे, वही एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, क्योंकि वही एक्सरसाइज आप हमेशा करेंगे। वो एक्सरसाइज ऐसे चुनिए जिसको नहीं करने से आपको दिन भर थोड़ा सा गिल्ट फील हो कि आज मैंने ये नहीं किया, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। तो वो एक्सरसाइज ढूंढिए, उसको आप हमेशा कर पाएंगे। जब आप एक्सरसाइज हमेशा कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका वजन भी कम होएगा। एक्सरसाइज के बारे में भ्रांतियां हैं कि मैं पैदल चलता हूँ, पूरे दिन भर में मैं ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर चल लेता हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता। वजन उतारने के लिए न मैं दिन भर न अपने घर में काम करती रहती हूँ, मेरा सारा काम मैं घर का खुद करती हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता। तो वजन कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज इतनी करनी है कि आप पसीने से तरबतर हो जाएं और इतनी विगरस एक्सरसाइज करें जिसमें कि आपको लगे कि हाँ ये एक्सरसाइज करी है। सी दिस मैन इज रनिंग, ये एक्सरसाइज कर रहा है। इतनी विगरस एक्सरसाइज करिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से।
धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं मोटापा बढ़ाने के लिए, वो एक्सरसाइज कर रहा है मोटापा कम करने के लिए। तो डू एक्सरसाइज। आपका ध्येय कैसा है उसके हिसाब से आप मैंने स्पीड रखिए, उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज की कैपेसिटी बढ़ाइए अपनी। वजन उतारने के लिए आपको कम से कम 40 से 45 मिनट एक सेशन में एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि फर्स्ट 10 to 20 मिनट्स में आप वार्म अप करते हैं, आपके अंदर से यानी पानी निकलता है, कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है। आफ्टर ओनली 15 और 20 मिनट्स आपका फैट बर्न चालू होता है। तो ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट एक्सरसाइज कर लिए, 10-10 मिनट करके 3 बार कर लीजिए। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाने से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको पाँव में दर्द भी नहीं होगा और आपका काम का लॉस भी नहीं होगा। एक्सरसाइज के बाद में आपको है ना कि फूड के ध्यान रखना पड़ेगा। कैलोरी वैल्यू ऑफ एनी फूड इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई खाने में आपकी कैलोरी ज़्यादा है, आप कम अमाउंट में भी ज़्यादा कैलोरी खा लेते हैं, आपका पेट नहीं भरता, आपका पेट में स्ट्रेचिंग नहीं होती। जब तक स्ट्रेचिंग नहीं होगी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो खाना ऐसा खाइए जिसमें आपका कैलोरी कम हो और अमाउंट ज़्यादा हो, तो उससे आपका पेट है ना जल्दी भरेगा। आपका ने बार बार में खाना खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना ज़्यादा बार में खाइए। ये अनहेल्दी फूड है, इसको अवॉइड करिए। लड्डू है, बहुत जोरदार चीज़ है, बनाने की ये लड्डू निकाल देती है पेट में से। तो जहाँ तक हो सके ये जो कैलोरी वाले है ना, हाई कैलोरी फूड अवॉइड करिए। सबसे ज़्यादा कहीं पे भी रिसेप्शन हो, कहीं पे भी यानी पार्टी हो, ये जरूर होगा, है ना। और सबसे ज़्यादा भीड़ भी यहीं होती है, और वो हाथ कैसे डालता है उसमें, कैसे क्या करता है, खुदा ही जाने। तो आप है ना खाने को हेल्दी फूड से ना चेंज करिए। भूखे मत रहिए, डाइटिंग मत करिए, सिर्फ खाने को चेंज करिए। आप ज़्यादातर फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए। इससे आपका है ना कि प्रोटीन ज़्यादा जाएगा। आप कसरत करेंगे तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी और आपको है ना रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। यू कैन गेट फूड के लिए आप अपने डाइटिशियन की सलाह भी लें, क्योंकि आपके डाइट की, आपकी कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से, आपकी और बीमारियों के हिसाब से आपका डाइट प्लान को चेंज कर सकते हैं। वो ये एक मोटा मोटी है, बट यानी कि डेफिनेट प्लान आपको अपने डाइटिशियन से ही लेना होगा। दोनों फोटो आपकी? हाँ, दोनों फोटो मेरी है। और हाई कैलोरी डाइट को अवॉइड करिए, जैसे मिठाई है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, जंक फूड है। जंक फूड इतना ज़्यादा खाने लगे हैं कि आजकल हम यंग एज में भी यू कैन सी बच्चे लोगों को ना हार्ट की डिजीज होने लगी है, बच्चे लोगों को ना पैरालिटिक अटैक्स होने लगे हैं। तो हाई कैलोरी फूड, जंक फूड जितना हो सके अपने बच्चों से भी अवॉइड कराएं और आप खुद लोग भी उससे बचें। दूसरा होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एडिक्शन। एडिक्शन आज सबको किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन है। कोई काम का एडिक्शन करता है, कोई खाने का एडिक्शन करता है, कोई एक्सरसाइज का एडिक्शन है किसी को, और किसी को अपनी न बातें, अपनी जो तकलीफें हैं ना उसको शेयर करने का एडिक्शन है। अपनी तकलीफों को है ना 70 आदमियों को बताने का, अपने अचीवमेंट नहीं बताने का, अपनी तकलीफों को 70 आदमियों को बताने का। सेहत भी ठीक रहेगी। सेहत की कॉस्ट पे आप आनंद लेने की कोशिश करेंगे तो सेहत अल्टीमेटली खराब करेगी, आपको नेट रिजल्ट नुकसान ही होने वाला है। आप उसको एंजॉय कर ही नहीं सकते। ऐसे एक्सरसाइज करने में भी कई लोगों को भ्रांतियां हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। टेक इट ग्रांटेड। आप एक्सरसाइज करिए, आप जो काम 8 घंटे में करते हैं ना वो काम आप 7.5 घंटे में पूरा कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट यू विल सेव टाइम। आप 24 घंटे की जगह आप 24.5 घंटे जी लेंगे। जब भी आप दारू चालू करते हैं, सिगरेट चालू करते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। पहले दिन शुरुआत में चक्कर आते ही आते हैं, सबको कुछ न कुछ व्याधि होती है। जब आप ये आदत डालने के लिए व्याधि सहन कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सहन कर सकते हैं, तो एडिक्शन बंद करने के लिए, एडिक्शन छोड़ने के लिए क्यों नहीं थोड़ी तकलीफ सहन कर सकते, जो कि आगे जाके आपको है ना सेहत प्रदान करने वाला है। कोई आदमी बीमार पड़ता है, उसके हम इंजेक्शन लगा देते हैं, इधर सुई, इधर से कर्सन आएगा, ट्यूब डाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। पेशेंट को ये लगता है कि शायद मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, फिर भी वो सारी व्याधि सहन करता है।
सारी तकलीफें सहन करता है, होश में होता है तो भी सहन करता है। जब आप तंदुरुस्त हो, एडिक्ट हो, आपकी सेहत उससे कहीं ज्यादा अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ये अनेक तकलीफ सहन कर सकते हैं जो इतनी सीरियस नहीं है। और इसमें पक्का गारंटी है कि आपकी सेहत आगे जाके सुधरने ही वाली है। तो आप एडिक्शन छोड़ने की कोशिश करें तो आपके लिए आगे जाके बीमारी होने की शक्यता, बीमारी होने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। अब एक बार आप बीमार पड़ गए, से जीरो एडिक्शन टू स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, एवरी फॉर्म ऑफ एडिक्शन इज बैड। चाहे वो न फिर अपनी गलतियां, अपनी तकलीफें शेयर करने का एडिक्शन क्यों नहीं हो। पर जितना खाने पीने में वही सेवन करें जो आपके तन को स्वस्थ करे, जो आपको जीव को स्वस्थ करे, वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकेगा शायद। और जब तन को स्वस्थ करने वाला खाना खाने लगेंगे तो एक दिन जीव को भी वही खाना ज्यादा स्वस्थ लगने लगेगा, ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज keeps you healthy, wealthy and wise। आजकल हम ज्यादातर बच्चे लोग उल्टा करते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बीमार होने के बाद अपन को स्वास्थ्य की जल्दी कामना होती है, हम स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से अपने काम पे लग जाएं, जल्दी से अपना जीवन एंजॉय करने लगें। लेकिन बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद हम देर करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं क्या कराएगा, क्या नहीं कराएगा, कुछ कराएगा, कुछ और निकल आएगा। डॉक्टर अपनी जेब से आपको कोई बीमारी नहीं देने वाला है। डॉक्टर आपके पास जो बीमारी है उसको निकाल के आपको बताने वाला है कि भाई तुझे पास ये और है, संभाल इन चीजों को। तो जितना उन चीजों को संभालेंगे उतना ही आगे जाके आपको सेहत ठीक रहेगी। जितना देर से डॉक्टर के पास जाएंगे उतना ही बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी। डॉक्टर के पास नहीं जाने से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होने वाली है। आप बीमारी बढ़ा के डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी का कॉम्प्लिकेशन होगा, दवाएं ज़्यादा चलेंगी, दवाएं हाई पोटेंसी की चलेंगी, उससे आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे, उससे आपको तकलीफें ज़्यादा होंगी। इसलिए डॉक्टर के पास जाने की देर ना करें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराएं। कई सारी बीमारियां आफ्टर सर्टेन एज डिजेनरेटिव होती है, अपनी उम्र के हिसाब से होती है। उन बीमारियों को अगर अपन हो गया, क्या करें? टेलीफोनिकली आप कोई भी डॉक्टर से एडवाइस लेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। हमेशा डॉक्टर के पास जाके उसको अपनी हिस्ट्री बता के, उससे जांच करवा के, और वो जो जांच लिखता है वो लिख के करेंगे तो ही आपको ज्यादा फायदा होगा। टेलीफोनिकली एडवाइस जहां तक हो सके उसको आप मत करें, क्योंकि टेलीफोन से आज डॉक्टर को मालूम ही नहीं कि आप कौन कौन सी दवा खा रहे हो। उसने वही दवा दूसरी ब्रांड की लिख दी तो डबल डोज हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो आप उसको पूरी डिटेल में अपनी दवाएं भी लेके जाएं, अपना पुराना रिकॉर्ड भी लेके जाएं। कई सारी बीमारियां होती है जो दवाओं के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की दवा होती है जिससे कि पैरों में सूजन आ जाती है। अब आप देखो, पैरों में सूजन, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, सबसे पहले ध्यान जाता है कि किडनी तो फेल नहीं होगी, जबकि वो दवा का साइड इफेक्ट है। दवा निकालेंगे आपकी सूजन चली जाएगी, आपकी किडनी बची हुई है। आप वो दवा नहीं बताएंगे, डॉक्टर बड़े सारे प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, इन्वेस्टिगेशन लिख देगा, ये कराओ, वो कराओ, सब कुछ करा लो, फिर बाद में निकलेगा कि दवाई बंद करनी थी। आप जब डॉक्टर को हिस्ट्री बताते हैं तो अपनी फैमिली हिस्ट्री जरूर बताएं कि हमारे घर में भाई ये बीमारियां हैं, मेरी माँ को डायबिटीज है, मेरे पिताजी को ब्लड प्रेशर है, इसको ये है, वो है। कई सारी बीमारियां वंशानुगत होती है, आपके अंदर वो बीमारी ढूंढेगा डॉक्टर, नहीं है तो उससे बचने का उपाय आपको डॉक्टर बताएगा। और कई सारी जो यंग एज में डेथ हो जाती है किसी की, वो आपको डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, उससे आपकी वंशानुगत बीमारियां जो है वो चांस कम हो जाएंगे। बच्चों के भी कई बार वंशानुगत बीमारी है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, उसका स्क्रीनिंग करा लेंगे। हिस्ट्री में आप अपने ऑक्यूपेशन कितने चेंज किए हैं, आपने अपने की बिजनेस क्या क्या चेंज किए हैं, आपका ट्रेवल प्लान, आप कहाँ कहाँ रहे हो। जैसे आपने कोई आदमी शुगर फैक्ट्री में काम करता है, कोई आदमी कोल इंडस्ट्री में काम करता है, कोल माइंस में काम करता है, उनको फेफड़े की बीमारी ज़्यादा होती है। तो वो आप अपने शेयर करिए। हो सकता है आपने 10 साल पहले कोल माइंस में काम किया हो, लेकिन वो बताओ कि मैंने ये काम किया हुआ है,
सो दैट वो जाने कि भाई इस बीमारी का उसके ऑक्यूपेशन से तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आप लोगों ने कि ये ट्रेवलिंग है, जो है ना कि नियर पास्ट में आपने ट्रेवलिंग करी हो, वो भी बताइए। कई जगह आप घूम के आते हैं तो हो सकता है वहाँ कोई चीज बीमारी एंडेमिक रह रही हो और उसको आप है ना कॉन्टैक्ट करके यहाँ आ गए हों, तो वो बताएंगे तो आपका है ना निदान सही और जल्दी हो जाएगा। निदान होने के बाद है ना कि सबके बाद में आता है आपका ना ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट करते वक्त है ना आदमी अपने आप को ना सेल्फ मेडिकेशन जैसा मैंने बताया करते हैं। समटाइम्स वी डू ओवर मेडिकेशन आल्सो। हमारा ना कल मीटिंग इंपॉर्टेंट है, आज मुझे तो ठीक होना, कल है ना कि मीटिंग में नहीं जा पाया तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, तो आप डबल डोज ले लेते हैं, 3 डोज ले लेते हैं, तो वो गलत है। कोई भी दवा आपके शरीर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसका एक्टिव फॉर्म आपके शरीर में बनेगा, उसका एक ब्लड लेवल बनेगा, तब जाके आपको दवा का असर आएगा। अगर आप डबल डोज ट्रिपल डोज लेंगे तो उस दवा का जल्दी असर नहीं आने वाला है, उल्टा ज्यादा डोज लेने से आपके शरीर को नुकसान होगा और आपको अनेक बीमारी के अलावा एक साइड इफेक्ट और साथ में हो जाएगा। तो आप है ना ओवर मेडिकेशन से बचिए। अवॉइड एंगर, हैव पेशेंस। हेल्थ के लिए एक्सरसाइज रेगुलरली, वेल्थ के लिए इन्वेस्ट रेगुलरली। हेल्थ के लिए टेक एन अनफ वाटर, हेल्थ के लिए हैव अनफ लिक्विडिटी। हेल्थ के लिए हैव अनफ स्लीप, वेल्थ के लिए हैव अनफ रिस्क कवर। हेल्थ में डोंट डायग्नोस योरसेल्फ, अपने आप का ट्रीटमेंट मत करिए। वेल्थ में अपने आप को प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, अपने आप सारी चीजें मत करिए। हेल्थ के लिए पीरियोडिक रिपोर्ट्स मस्ट हैं, वेल्थ के लिए पीरियोडिक रिव्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो मस्ट है क्वालिफाइड फैमिली डॉक्टर, है क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑलवेज वेयर ए स्माइल because your smile is a reason for many to smile. Thank you. Thank you. अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर करसन जी नन्नानिया को, और हम विशेष रूप से आभारी हैं हमारे डायमंड के अग्रणी सेवंती भाई शाह जो इस मेडिकल सेमिनार में हमारे ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। आज भी अपने व्यस्त कुछ कार्यक्रम को एडजस्ट करके और उन्होंने हमारे बीच में आए हैं। धन्यवाद सेवंती भाई, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। सभी जीवन आदर्श उत्कर्ष समिति के मैनेजमेंट टीम एंड सभी मेंबर्स का मैं काफ़ी आभारी हूँ। आज रविवार की सुबह में इतने लोग, काफ़ी हॉल फुल है, वो देख के भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेडिकल मिथ्स में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है। इट इज़ नॉट एन वो पैसों के लिए नहीं, ये हमारे शरीर के लिए है। डॉक्टर असावा जी ने एकदम डिटेल से बताया हुआ है। मैं जो आईसीयू रिलेटेड हमारे जो भाई ने जैसे बताया कि आईसीयू क्या है, क्रिटिकल केयर क्या है, हम काफ़ी लोगों को समझ नहीं है। तो आईसीयू क्या है, कब आईसीयू में क्या क्या होता है और आईसीयू किससे बना हुआ है। दूसरा, हमको लाइफ में कोई सिम्टम्स आए जो डेंजरस सिम्टम है तो कई बार हम उसका कोई आगे तपास ही नहीं कराते हैं, तो वो तपास हम कब करवाना है और कौन कौन से सिम्टम डेंजरस है उसके बारे में मैं बताऊंगा। नॉर्मली आईसीयू और क्रिटिकल केयर 2-3 टाइप के होते हैं। एक सर्जिकल होते हैं, एक मेडिकल होते हैं। जिस ऑपरेशन होने के बाद जो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं वो सर्जिकल आईसीयू रहते हैं, और नॉर्मल मेडिकल बीमारियों के बाद आईसीयू में रहते हैं वो मेडिकल आईसीयू रहते हैं। बच्चों के लिए जो आईसीयू रहते हैं वो एनआईसीयू और पीआईसीयू, नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर होते हैं। और बाकी काफ़ी अलग अलग आईसीयू रहते हैं, लाइक हार्ट के बाद का जो क्रिटिकल केयर यूनिट रहते हैं, मगज की ऑपरेशन के बाद न्यूरो इंटेंसिव केयर वो रहते हैं। नॉर्मली आप काफ़ी लोगों ने देखे होंगे आईसीयू में हमारे रिश्तेदार संबंधियों को देखने जाए कि आईसीयू में बहुत सारे लाइट्स, बहुत सारे बिप बिप आवाज और बहुत सारे डॉक्टर सिस्टर्स दौड़ाभागी करते हैं। दिस इज ए ओवरव्यू ऑफ आईसीयू। सो मैनी काफ़ी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, काफ़ी वायर्स लगे हुए हैं। मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि
आईसीयू में पेशेंट है, जब सीरियस है, क्रिटिकली इल है, तभी उसको मॉनिटर करने की भी ज़रूरत रहती है। और वो मॉनिटरिंग हम सब हृदय की धड़कन, बीपी, उसका ऑक्सीजन, वो सब ये गैजेट से करते हैं। नॉर्मली ये क्लासिकल आईसीयू बेड हैं। आपको बताया कि भाई जैसे वी डोंट वांट टू मेक एनी होल इन द बॉडी, तो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। इट इज़ नॉट लाइक दैट, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। आप इसका ट्यूब निकाल दिया, 2 दिन रखा, ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। बोलता है कि सर हमको सब कुछ करना है बट वेंटिलेटर पे नहीं रखना है, या तो बोलता है आप सब कुछ करो पर डायलिसिस मत करो। ऐसा नहीं होता है। पेशेंट रहता है, पेशेंट का या तो फुल ट्रीटमेंट दो या तो कुछ ट्रीटमेंट मत दो। बट आप डॉक्टर के हाथ पांव बांध देते हो, फिर बोलते हैं कि आप जितना भी जंप लगाना इतना लगाओ, नहीं लगा पाएंगे। या तो आप उसको एलो करो कि या यू डू योर ट्रीटमेंट योर बेस्ट, वट एवर यू, आपको जो करना हो करो। आप टाइम बाउंड कर सकते हैं कि भाई हमको 2 दिन का मोहलत दो, 2 दिन में हमको मैक्सिमम ट्रीटमेंट करना है, बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड नेवर से कि भाई नो टू डायलिसिस, इट इज एन टेम्पररी थिंग। वो धीरे धीरे इसमें से रिकवर हो जाते हैं। मैं एक्चुअल आपको केस दिखाना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट सीरियस होते हैं, 3-4 सपोर्ट सिस्टम लग जाए तो हमको लगता है कि पेशेंट बचने ही वाला नहीं। काफी लोग बोलते हैं कि भाई तो डायलिसिस या वेंटिलेटर पे गया, अभी नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं है। जब हम राइट है, पेशेंट यंग है, पेशेंट को प्रीवियस मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, वी नीड टू फाइट टिल एंड। नॉर्मली मेरा रोल है या तो क्रिटिकल केयर में ऐसे ही पेशेंट आते हैं कि जिसमें हमको होप कम हो। जब हम वो पर्सन में होप छोड़ देंगे तो हमको रिजल्ट 0 ही आने वाला है। पेशेंट सीरियस है, मैं जाके बोलूंगा कि इसमें बचने की संभावना का, मेरे रिलेटिव बोलेगा वो बचने की संभावना नहीं है तो छोड़ दो, हम इधर से चले जाना है, वो पेशेंट मर ही जाने वाला है। हम फाइट करेंगे तो ही रिजल्ट हमको मिल सकता है। वो 3% या 10% जो चांसेस है वो पेशेंट बचेगा तो वो फैमिली के लिए 100% है। इधर हम परसेंटेज या मैथ्स में बात करेंगे तो कभी नहीं। हमको एक्चुअल देखना है कि वो फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। मैं ये जो बात बताना चाहता हूँ, ये यंग लेडी है 35 साल की, एकदम हेल्दी, एकदम मिडल लोअर क्लास फ्रॉम सबब ऑफ सूरत, लाइक इन अंकलेश्वर की लेडी है। एकदम इजी गोइंग फैमिली, लाइक उसका हस्बैंड इज इन सम तलाटी मंत्री, जो सैलरी रहता है 15-20 हज़ार का सैलरी। वो पेशेंट का नॉर्मल हिस्टेरेक्टोमी मीन्स वो यूट्रस का ऑपरेशन किया। बाद में पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि उसको प्रेशर कम हो गया, सांस में दिक्कत हो गई और उसको हमको वेंटिलेटर पे रखना। दिस इज एन एक्चुअल फोटो ऑफ आवर हॉस्पिटल एंड ये एक्चुअल है, सब मॉनिटर सब लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट इतना सीरियस था कि वैसे प्रैक्टिकल चांसेस 3-4% का ही था। 3rd या 4th डे मैंने जाके देखा तो पेशेंट का पूरा पाँव गैंग्रीन हो गया। आई एब्सोल्युटली हैपन, इतना प्रेशर की दवाई की जरूरत पड़ गई कि पूरा पाँव गैंग्रीन हो गया। रिलेटिव से बात किया कि जो बेन का बचने की चांसेस डेफिनेटली कम है, बट यंग है, हमको फाइट करना चाहिए। फैमिली वाले बोला कि जो भी करना है हमको हमारी इसकी वाइफ के लिए सब कुछ करना है। एक प्रॉब्लम ऐसा था कि पैसे का प्रॉब्लम था। मैंने बोला कि देखो यंग है, हम देखते हैं 2-4 दिन बाद में जो भी होगा वो देखेंगे। थोड़े दिन में धीरे धीरे पेशेंट इंप्रूव हुआ। एक्चुअली फोटो आईसीयू का है, वो जब वेंटिलेटर से बाहर आई तब का फोटो है। ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगी। शी वेंट होम। उसका अभी भी ये पाँव का प्रॉब्लम है। सी इज एक्चुअल फोटो, ये रिसेंट फोटो है कि ये सी इज एब्सोल्युटली वेल। उसका पाँव में अभी भी गैंग्रीन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। शी इज डूइंग एवरीथिंग एंड वेरी हैप्पीली। ओनली थिंग वाज दैट दे केप्ट पेशेंस, दे केप्ट ट्रस्ट कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो और क्रिटिकल केयर ऐसा है कि सुबह में पेशेंट अच्छा रहता है, शाम को बिगड़ जाता है, रात को अच्छा होता है। तो अप डाउन तो होने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि सीधा सुबह में गए और दूसरे दिन वापस आके आ गए, ऐसा नहीं होना है। वहाँ काफी हर्डल्स होने ही वाली है और वो हर्डल्स को हमको हैंडल करना है, हमको पेशेंट रखना है।
नाउ विल टॉक अबाउट सम डेंजरस सिम्टम ऑफ द लाइफ। काफी बार ऐसा होता है कि हमारा बॉडी हमको वार्निंग देता है और वो वार्निंग हम पकड़ते नहीं है। डिजीज हमको नॉक करता है बट हम वेकअप नहीं होते कि भाई ऐसा तो होता है, ऐसा तो सिंपल सा तो होता है, कुछ नहीं है, मुझे क्या होने वाला है। हम कोई भगवान से पास लेके नहीं आए कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। सब आदमी है, सब भगवान के एक ही बच्चे, सबको सब हो सकता है। आपको कभी भी हेडेक, सिर दर्द सबको होता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर दर्द, मुझे 10 साल से सिर दर्द, डॉक्टर ने बताया कि हेडेक हो तो डॉक्टर को मिल लेना, ऐसा नहीं है। बट आपको सीवियर हेडेक होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का ये सबसे खराब हेडेक है, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर। इट कुड, ये जो होता है वो कई बार ब्रेन हेमरेज का साइन हो सकता है। आप डॉक्टर के पास जाओ, इन्वेस्टिगेट कराओ, कुछ नहीं है तो घर पे आके एंजॉय करो। बट आप अपने हिसाब से डिसाइड मत करिए कि मुझे कुछ नहीं है। दूसरी बार ऐसा होता है कि मुझे 1 महीना पहले मैं ठीक था, 15 दिन से मुझे हेडेक हुआ और अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दैट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर ब्रेन। आपको अचानक हेडेक हुआ है, ग्रेजुअली हेडेक बढ़ता रहे तो आप डॉक्टर के पास जाते कंसल्ट कर सकते हैं। इट कुड बी साइन ऑफ हेमरेज, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको सोचना ही है, वो डॉक्टर को सोचने दो। वीकनेस ऑफ एनी लिम्ब, कई बार ऐसा होता है कि हाथ में झुनझुनाटी होती है, 3-4 दिन से होती है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, वो कुछ नहीं होगा, सोने में इधर उधर हो गया होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ग्रेजुअली वो झुनझुनी आगे बढ़ती है, पाँव में जाती है और ग्रेजुअली, और कई बार उसमें पैरालिसिस हो सकता है। आपको झुनझुनाहट हो या आपका कोई हाथ पांव उठा नहीं सकते हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर को एग्जामिन करने दो और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बताएगा। कई बार एक हाथ की होती है, कई बार पूरे बॉडी की होती है, कई बार केवल पांव में होती है, कई बार पूरे बॉडी की होती है। कुछ भी हो, यू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर। हेमीप्लेजिया इज एन पूरे एक साइड का बदन काम नहीं करता तभी होता है और वो पेशेंट भी ऐसे ही चलते हैं, आपने काफी लोगों को देखा भी होगा। तो जब स्टार्टिंग होता है तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। एक तो ऐसा सिम्टम है कि नॉर्मली दे कंसल्ट इन डॉक्टर, बट कई बार ऐसा होता है कि या तो उसको हिस्टीरिया है, कुछ नहीं करना है, वो 2-3 जूता सूंघा दो या प्याज सूंघा दो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका वजह क्या है वो ढूंढना पड़ता है। यू कंसल्ट योर डॉक्टर व्हेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस, पेशेंट उल्टी सीधी बात करना चालू करे तो आप आपके डॉक्टर को मिलो, नहीं कि आप वो बुआ बराड़ी को मिलो कि भाई उसमें तो भूत आ गया या और कुछ आ गया। अनकॉन्शियसनेस के रीजन काफी होते हैं, वो इट्स नॉट विल नॉट गो इन दैट डिटेल, बट आपका जो फर्ज है आपको डॉक्टर को मिलना है। कुड बी पॉइजन, कुड बी ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट रहते हैं वो नींद की दवाइयां लेते हैं, स्ट्रेस आ गया, एक गोली लिया, नींद नहीं आया, 10 मिनट में दूसरी गोली ले लेंगे, उसके बाद ऐसा एकदम हाइपर हो जाते हैं, उसको ऐसा लगे 2 गोली ले लो, और रात को 2 बजे में 10 गोली खा लेता है, फिर दूसरे दिन 5 बजे तक नहीं उठता है। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि पेशेंट या घर का कोई मेंबर अच्छी तरह से नहीं जग रहे हैं, इमीडिएटली कॉल एन डॉक्टर। It could be anything. It could be overdose of alcohol, or overdose of medicine, or could be convulsion. Convulsion हमें कई बार जैसे सोशल फंक्शनिंग में भी पेशेंट को आते हैं, घर पे भी आते हैं, कभी भी आते हैं। कभी भी convulsion आते हैं तो घरेलू उपचार नहीं करना है, डॉक्टर को मिलना है, उसका मेडिसिन का डोज एडजस्ट करना है और उस हिसाब से देखना है। चेस्ट पेन, वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चेस्ट पेन केवल हार्ट अटैक से नहीं होता है। देयर आर 100 रीजन ऑफ चेस्ट पेन, वो एक बार इवेल्यूट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं तो एब्डोमिनल पेन होता है, पेशेंट ऐसे मान के भाई एसिडिटी हुआ है, कल कुछ खा लिया उसके हिसाब से हुआ है,
3-4 दिन तक घूमते रहते हैं और बाद में जब टेस्ट होती है तब समझ में आता है कि 4 दिन पहले ही उसको हार्ट अटैक आ गया। वो हम नॉर्मल आदमी के साथ नहीं, डॉक्टर के साथ भी ऐसा होता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो इतना एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। ये हमारे कई कलीग के साथ भी ऐसा हो सकता है कि भाई हम जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है उसको निगलेक्ट करें, उसके कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएं। चेस्ट पेन 2-3 चीज से होता है, जो डेंजरस है वो हार्ट अटैक है। कई बार फेफड़ों की नस ब्लॉक हो जाती है तो भी होता है, और कई बार फेफड़ों में एयर भर जाती है तो भी ऐसा चेस्ट पेन हो सकता है। यू गो टू योर डॉक्टर, इन्वेस्टिगेट, इफ थिंग्स आर फाइन यू विल बी होम सून, बट आपको घर पे जाके टेंशन नहीं रहना चाहिए। ब्रेथलेसनेस, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का एज इज अराउंड 50-60 साल का रहता है और थोड़ा चलता है तो सांस फूल जाता है, तो बोलता है कि अभी तो एज हो गए तो सांस तो फूलने ही वाला है। दैट इज राइट, बट आप पहले 1 किलोमीटर चल सकते थे और आज अब 500 मीटर में ही सांस फूल जाता है, तो वो एज के हिसाब से नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसकी जांच कराइए। हार्ट में खून कम घूमता है या फेफड़े वीक हो गया या शरीर में से खून कम हो गया, वो किसी भी कारण से हो सकता है, केवल उसका इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है आप जाएंगे और डॉक्टर पकड़ के आपको पैक कर देंगे, वो नहीं आप एडमिट हो जाओ, इसमें तो ये ऐसा हो भी सकता है, बट आप जांच करना जरूरी है इसमें। एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन, काफी बार एब्डोमिनल पेन होता है तो सोडा और मसाला और ये खा के 3 दिन तक घूमते रहते हैं और चौथे दिन समझ में आता है वो अंदर अंतड़ी फटी हुई, जो सोडा भी वो पेट में ही भर के पड़ी हुई है, ऐसा होता है। तो जब भी आपको एब्डोमिनल पेन हो, वॉमिटिंग हो या पेट फूल जाता है, यू कंसल्ट योर डॉक्टर, इन्वेस्टिगेट, सोनोग्राफी जो भी करना है एक बार करा लीजिए। उसमें ऐसा आता है कि भाई गैस ही है तो सोडा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप अपने डॉक्टर मत बनिए, आप किसी से कंसल्ट करिए और उसका इन्वेस्टिगेशन कराइए। एनी टाइम यू फाइंड ब्लड इन योर स्पूटम, आपको कफ में छोटा सा भी ब्लड आता है तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। हर ब्लड जो आता है वो देखते हैं कि पेशेंट को 2 महीने से बुखार आ रहा है, ऐसे ही होता है कि बहुत काम ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, इसलिए शाम को बुखार आ जाता है। आपको स्ट्रेस आज ही आया है कि बुखार ऐसा हो रहा है? आपका स्ट्रेस तो कई बार आता है, स्ट्रेस से बुखार नहीं आएगा। जो लंबे टाइम से आपको बुखार है, यू इन्वेस्टिगेट दैट। वॉमिटिंग है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आपको वॉमिटिंग क्यों है। लंबे टाइम से वॉमिटिंग है तो उसके बहुत सारी वजह हो सकती है। पॉइजन, कई बार पॉइजन का हम ऐसे ही ट्रीटमेंट कर देते हैं कि ओके इसने केरोसिन पी लिया है, अच्छा कुछ नहीं होगा, आप उसको वॉमिटिंग करा दो और ठीक हो जाएगा। केरोसिन में वॉमिटिंग कभी नहीं कराना है। वो केरोसिन कोई पीता नहीं है, एक्सीडेंटली हो जाता है कि घर में कोई कहाँ केरोसिन पड़ा है और बच्चे ने पी लिया, तो ऐसा हो सकता है। तो हम ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं, इसमें हमको एक ही चीज़ है कि कोई भी पॉइजन हो तो वॉमिटिंग करा देने का, बट कई पॉइजन ऐसे होते हैं कि उसमें वॉमिटिंग नहीं करा सकते। और कई बार बाइट मार्क में भी ऐसा होता है, कोई किसी ने काट लिया, ऐसे चूहा ने काट लिया तो हम बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, इसमें चूहा तो काटता रहता है। चूहा काटता है तो उसका सब ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें हड़कवा भी हो सकता है, उसका डिटेल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। तो यू कंसल्ट योर डॉक्टर। घर का पालतू कुत्ता ने काट लिया तो भी यू कंसल्ट योर डॉक्टर, यू रिक्वायर सम ट्रीटमेंट। सो बाय एंड लार्ज एक ही ऑल ओवर चीज है कि हमको हमारे हिसाब से ट्रीट नहीं करना है। आप उसके जो एक्सपर्ट है किसी को भी मिलो और एक्सपर्ट के पास ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर असामा ने ऑलरेडी बोल ही दिया है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, adopt good eating habit, start exercise and a regular health checkup. That is the main funda to keep you healthy and healthy. It is very important to do a regular exercise. हम जैसे हमारे बिजनेस या धंधे के लिए ऐसे रेगुलर काम करते हैं, हमारा बॉडी को चलाने के लिए भी हमको उसको एक्टिवेट करना रहता है।
ऐसा नहीं है कि मैं जिम में जाऊं या योगा करूं या डांसिंग करूं, या आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, पूरा गांव कर रहा है. Whatever you like you can do, and it is not that कि I am 60 years so I should not do this exercise. आप कि I am 70 or I am 80, you can do whatever you can do, whatever you like. आपका बॉडी आपको सपोर्ट करना चाहिए. The person is running at age of 104 years. So it is not late. Tie your shoelace and start your running or exercise or whatever. Adopt very healthy food habit. Take a break and thank you. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बाकी है. वैसे एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा. डॉक्टर साहब ने जैसे एक यंग पेशेंट का बताया, वेंटिलेटर पे, ट्रैकेस्टोमी और टेम्परेरी डायलिसिस, ये कुछ घटना हमारी मम्मी के साथ भी हुई थी. वो 31 दिसंबर को हेमरेज हुआ था और 75 दिन आईसीयू में थी और उसमें से करीब 55 दिन शी वॉज ऑन वेंटिलेटर. उसके बाद भी सक्सेसफुली बाहर आई, अभी भी घर में है. ट्रैकेस्टोमी निकल गई थी, कुछ टेम्परेरी रीजन से फिर करनी पड़ी. एंड ऑल डॉक्टर टीम आर कॉन्फिडेंट कि आज वो घर पे हैं, गले में ट्यूब है और उससे भी अगले 2 से 3 महीने में बाहर आ जाएगी. तो किसी भी चीज से नहीं डरे. टेस्ट मालूम है, लेकिन TSO क्या है, वो क्यों करवाना चाहिए थायराइड में? TPO की बात करें, हाँ, थायराइड में यानी कि जो बीमारी होती है ना, उसमें आपके शरीर में एंटीबॉडी है, वो थायराइड को डैमेज कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए वो टेस्ट है. थायराइड की बीमारी क्या है, थायराइड काम क्यों नहीं कर रहा, उसके लिए वो टेस्ट है. सर जेनेरिक मेडिसिन के बारे में बताइए. ये अच्छा है ना, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना. जेनेरिक मेडिसिन भी इफेक्टिव मेडिसिन है. जेनेरिक मेडिसिन क्वाइट इफेक्टिव, यू कैन यूज इट. आपको अगर मिल जाती है तो ले लीजिए. एज ए डॉक्टर फॉर एग्जांपल थायराइड की बात चल रही है, एक एल्ट्रोक्सिन है और दूसरी थायरोनॉम में कुछ भी है. एज ए डॉक्टर यदि पेशेंट ठीक है पैसे लगते से, तो आप एल्ट्रोक्सिन ही रिकमेंड करेंगे या जेनरिक भी चलाएंगे? कारण क्या है, कई बार पोटेंशियल का इश्यू आता है, इसलिए आप बताइए सर. देखिए, मरीज के ऊपर डिपेंड करता है. कई बार मरीज आता है ना, वो है ना कि ब्रांडेड मेडिसिन चाहिए, है ना, कपड़े है ना तन सबसे ढकता है. कोई एलन सुलिक भी जाता है, कोई बीर वाला का खरीदता है. है ना, डॉक्टर आपको जेनेरिक मेडिसिन भी इफेक्टिव, मैंने कहा जेनेरिक मेडिसिन इफेक्टिव है, यू हैव टू चूज. डॉक्टर साहब कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा सेमिनार था. मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला तम्बाकू छोड़ने का, जब तम्बाकू की लत लगती है तो चक्कर आते हैं और आदमी सहन करता है. अब जिसकी किसी की भी आदत भाई बंद की है 30 साल से, उसको तम्बाकू छुड़ाना तो वो तरह तरह के बताता है. मेरे को पोटी नहीं लगती है, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को भूख नहीं लगती है. ऐसे में अपने को क्या करना चाहिए और क्या सलाह देना चाहिए? नहीं मनमोरो है ना, तकलीफ तो होगी छोड़ने से. आज आपके पास 2 रुपए का पेन हो जी, आपके पास 5 साल से है जी, और वो खो गया ना जी, तो आप भाभी जी पे बरस पड़ेंगे, मेरा पेन कहाँ गया. ठीक है ना. तो आपने 30 साल तक आपने तंबाकू खाया है, पहले मौज मजे के लिए खाया है. जैसा मैंने बताया, पहली बार आप तंबाकू खाएंगे तो आपको चक्कर आएंगे जी. एनीवन कैन ट्राई. तो जो आप बीमार पड़ने के लिए आप चक्कर सहन कर सकते हैं, तो बीमारी को ठीक करने के लिए आज का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा. उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स सहन करने पड़ेंगे. उसका इलाज है, कॉन्स्टिपेशन होता है उसका इलाज है, चक्कर आता है उसका इलाज है. आप डॉक्टर से मिलकर आप इलाज करा सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी मेडिसिन को बैन कर रखा है, लेकिन इंडिया में यहाँ की गवर्नमेंट ने उन सारी मेडिसिन को अलो कर रखा है और यहाँ की MNCs उस मेडिसिन को मार्केट में खुलेआम बेच रही है और गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं कर रही है. तो यहाँ के डॉक्टर्स जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, उन डॉक्टर्स, वो भी डॉक्टर्स सब मेडिसिन वो लिख रहे हैं यहाँ पर. तो इसके बारे में कुछ होना चाहिए क्या इंडिया में? देखिए ना, हर बीमारी का, हर दवा का है ना साइड इफेक्ट हर इंसान में अलग अलग आता है. कई सारे साइड इफेक्ट किसी एक रेस के लिए होता है,
उस रेस में वो साइड इफेक्ट ज़्यादा है, किसी रेस में वो साइड इफेक्ट कम है। अगर वो किसी रेस में साइड इफेक्ट ज़्यादा है तो वो दवा उस कंट्री में बैन हो जाती है। अगर अपनी रेस में उस दवा के साइड इफेक्ट कम है तो विथ कॉशन, चेतावनी के साथ, वार्निंग के साथ उसको डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल ये एलर्जी खूब होती है, लाइफस्टाइल के कारण है, किसी भी कारण से, और फूड एलर्जी होती है, तो किस कारण से एलर्जी हो रही है